हेलो डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप हमारे सेशन को पढ़ रहे होंगे और अच्छे से देख भी रहे होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो हमारा लेक्चर है वो पसंद भी आ रहा होगा। अगर आप लोग हमारे लेक्चर्स को देख रहे हैं तो आप हमें ये भी बताएं कि एंडोक्राइनोलॉजी के बाद में जो आपका अगला टॉपिक होगा जिसको अपने को पढ़ना है, जो आपको लगता है कि हमको थोड़ा सा टफ़ है, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी चाहिए, तो आप अपना जो सुझाव है वो अपने कमेंट बॉक्स में डालें, अपने मैसेज को डालें यहाँ पर, ताकि हमें वो मैसेज प्राप्त हो, ताकि हम आपको एंडोक्राइनोलॉजी के बाद में उस टॉपिक को क्या करें, शुरू करें। आपको किसी भी टॉपिक में कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम्स है जूलॉजी और बॉटनी में, तो उससे आप अपने कमेंट को डाल सकते हैं कि हमें ये पढ़ना है। अभी आगामी आप लोगों ने देखा कि साइंस का जो पेपर है, विज्ञान और मैथ का पेपर है, ये हो गया आपका। अब आगामी जो आपका पेपर होने वाला है जो बायोलॉजी है, वो 17 जनवरी को आयोग ने डेट उसके निर्धारित की हुई है। तो ये सारे जो पेपर्स हैं वो आपके होने हैं। हम प्रयास करेंगे कि एंडोक्राइनोलॉजी का जो लेक्चर है वो सारी चीज़ों को हम ख़त्म कर दें और आपको अगला लेक्चर्स भी कुछ ना कुछ प्रोवाइड करें। तो जो आज का अपना लेक्चर्स होगा वो अपना होगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड पर ही है। जैसा मैंने यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर भी लिखा हुआ है, हम लोग पार्ट 1 को अपने 5वें लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि अपना जो 5वां लेक्चर था वो भी पिट्यूटरी ग्लैंड पर ही था। लेकिन जो हमारा 6ठा लेक्चर्स होगा एंडोक्राइनोलॉजी का, वो पार्ट 2 है जो पिट्यूटरी ग्लैंड पर है। तो अगर हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड पे थोड़ा सा भी फोकस करें तो हम लोगों ने पिट्यूटरी ग्लैंड में अभी तक जो पढ़ लिया है वो पढ़ लिया है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती है वो हमारी किस तरह की ग्लैंड्स होती है। उसको मास्टर ग्लैंड का नाम देते हैं। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसी को हम लोग हाइपोफाइसियल ग्लैंड का नाम देते हैं अथवा हाइपोफाइसिस ग्लैंड का नाम देते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड का जो वेट होता है 0.5 ग्राम के आसपास होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड की जो साइज़ होती है वो 1.3 डायमीटर होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो हमारी होती है वो पी शेप में अथवा मेज के शेप में होती है। जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती है वो कनेक्ट होती है हाइपोथैलेमस से, और हाइपोथैलेमस से कनेक्ट होने के साथ साथ देखने को मिलती है कि हाइपोफाइशियल स्टॉक के थ्रू से क्या होता है, उसका अटैचमेंट होता है। अगली बात वहाँ पर ये देखने को मिलती है कि जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड हुआ करती थी उस पिट्यूटरी ग्लैंड में देखने को मिलता है कि सेला टार्सिका नामक एक क्या हुआ होता था, एक होल हुआ करता था, जिससे हमारी स्फेनॉइड बोन क्या होती थी, उसके मध्य में क्या होता है, हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती थी, वो प्रेजेंट हुआ करती थी। और साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी देखा कि जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड्स हुआ करती थी वो जो होती है उसमें कितने लोब में कितने पार्ट में उसको डिफ्रेंशिएट किया गया। तो हम लोगों ने देखा भी था अपने प्रीवियस लेक्चर में पार्ट 1 में कि जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड हुआ करते थे उसके 2 लोब्स हुआ करते थे। एक एंटीरियर लोब हुआ करता था, एक पोस्टीरियर लोब हुआ करता था। एंटीरियर लोब में भी 3 पार्ट हुआ करते थे, पोस्टीरियर लोब में भी 3 पार्ट हुआ करते थे। जो हमारा एंटीरियर लोब हुआ करता था उसमें देखने को मिलता था कि उसमें जो हमारे कंपोनेंट्स आते थे उसमें हमारा पहला आता था पार्स डिस्टालिस आता था, दूसरा पार्स इंटरमीडिया आता था, और तीसरा हम लोगों ने जो देखा था पार्स टुबरालिस को देखा था। वहीं पर जब पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी की बात आती है तो पहला जो होता है वो पार्स एमिनेंस होता है, दूसरा जो होता है इनफंडिबुलम होता है, और तीसरा जो होता है पार्स नर्वोसा होता है। जो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी होता है उसी को हम लोग एडनोहाइपोफाइसिस बोलते हैं। पोस्टीरियर लोब ऑफ जो पिट्यूटरी होता है उसी को हम लोग न्यूरोहाइपोफाइसिस बोलते हैं। तीन सारी चीज़ों की हम लोगों ने चर्चा कर ली थी, और साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी देख लिया हुआ था कि एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब से हमारे कितने तरह के हार्मोन्स रिलीज होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से हमारे मुख्य रूप से 7 तरह के हार्मोन्स रिलीज हुआ करते थे, जिसमें पहला जो हार्मोन्स था ग्रोथ हार्मोन्स था, अथवा इसी को दूसरे शब्दों में जो बोला जाता था वो सोमैटोट्रोपिक हार्मोन्स हुआ करता था। दूसरा जो हार्मोन था वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन था। तीसरा जो हार्मोन था एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स हुआ करता था। चौथा जो हार्मोन्स अपने को देखने को मिलता था वो हमारा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स हुआ करता था। पांचवें हार्मोन्स की अगर हम लोग बात करें तो वो हार्मोन्स ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हुआ करता था। छठे हार्मोन्स की अगर हम लोग बात करें तो वो लैक्टोजेनिक हार्मोन्स अथवा जिसको हम लोगों ने नाम दिया था प्रोलैक्टिन हार्मोन। और जब लास्ट हार्मोन्स की बात करते हैं वो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स हुआ करता था, जिसको हम लोग MSH बोलते थे। वहीं पर जब पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी की बात करें तो पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से हमारे 2 तरह के हार्मोन्स हुआ करते थे। एक हमारा ADH जिसको एंटी डायूरेटिक हार्मोन अथवा इसी को दूसरे शब्दों में वैसोप्रेसिन हार्मोन्स का नाम दिया जाता था, और एक जो हमारा हार्मोन्स हुआ करता था जिसको हम लोग जो नाम देते थे ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स बोलते थे। तो टोटल अपने को देखने को मिल गया कि वहाँ पर 7 हो गया, यहाँ से 2, तो टोटल 7 2 9 हार्मोन्स जो हो गए वो पिट्यूटरी ग्लैंड से देखने को मिले। सबसे मैक्सिमम देखने को मिलता है कि जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती है वो हार्मोन्स को सिक्रेट करती है।
वहीं पर पिट्यूटरी ग्लैंड में जो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड हुआ करती थी, उसमें देखने को मिला कि 3 तरह के इनहिबिटरी हार्मोन्स भी हुआ करते थे, जिसमें पहला ग्रोथ हार्मोन्स हुआ करता था, दूसरा प्रोलैक्टिन अथवा लैक्टोजेनिक हार्मोन्स हुआ करता था, और तीसरा जो हार्मोन्स हुआ करता था उसमें देखने को मिला था हमारा कौन सा था, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले ग्रोथ हार्मोन की चर्चा कर ली थी। ग्रोथ हार्मोन्स जो हमारा हुआ करता था वो बॉडी के हाइट को क्या करता था, मेंटेन करता था। नॉर्मली अपने को देखने को मिलता था कि ये एक ऐसा हार्मोन्स हुआ करता था जो कि ऑलवेज जितने भी इंडिविजुअल्स हैं सबके लिए क्या होता है, ज़रूरी होता है। मैंने आपको बताया भी था कि यदि इसका हाइपोसिक्रीशंस होता है, कम सिक्रीशंस होता है, तो देखने को मिलते हैं कि 2 तरह के डिसऑर्डर्स होते हैं हाइपोसिक्रीशंस की वजह से, जिसमें पहला मैंने आपको बताया था कि ड्वार्फिज्म हुआ करता था, दूसरा जो होता था साइमन डिजीज हुआ करता था। ड्वार्फिज्म को ही दूसरे शब्दों में एटियोलियोसिस का नाम दिया करते थे, एटियोलियोसिस बोलते थे, जो कि डॉर्फिज्म, इसमें क्या होता है, जो व्यक्ति होता है वो बौना हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी जो हाइट होती है वो क्या होती है, कम हो जाती है। दूसरा मैंने आपको बताया था कि साइमन डिजीज हुआ करता था। साइमन डिजीज के केसेस में देखने को मिलता है ये प्री मैच्योर एजिंग होती थी, जिसमें देखने को मिलता था ओल्ड मैन सिम्टम्स अपीयर इन द एडल्ट स्टेज, मतलब बुढ़ापे के जो लक्षण होते हैं वो जवानी में ही देखने को मिल जाते हैं। तो ये साइमन डिजीज के लक्षण हुआ करते थे। अगला मैंने आपको हाइपर सिक्रेशंस की वजह से बताया कि यदि इसका सिक्रेशंस ज़्यादा हो रहा है तो ज़्यादा होने की वजह से देखने को मिलता है, तब भी यहाँ पर 2 डिसऑर्डर्स का काज होते हैं। एक पहला जो मैंने आपको बताया था वो हमारा गिगैंटिज्म होता है। गिगैंटिज्म की कंडीशन में देखने को मिलता है कि जो व्यक्ति होता है उनकी जो बॉडी वेट होता है, जो उनकी बॉडी की लेंथ होती है, जो बॉडी की साइज़ होती है वो काफ़ी क्या होती है, बढ़ जाती है, जिससे जो व्यक्ति होता है वो भीमकाय, काफ़ी भारी भरकम शरीर का दिखाई देने लगता है। और दूसरा जो होता है इनके इसमें क्या होता है, एक्रोमेगैली होता है। एक्रोमेगैली की जो कंडीशंस होती है वो देखने को मिलता है एडल्टहुड में, और उस एडल्टहुड में देखने को मिलता है कि लगभग 17 से 21 साल के व्यक्ति के अंदर क्या होते हैं, ये कंडीशंस क्रिएट होने लगती हैं, जिसके समय या जिसके चलते हुए अपने को ये देखने को मिलता है कि जो हमारा व्यक्ति होता है उनके हाथ पैर, जो उनके हैंड्स होते हैं, जो फीट होते हैं, वो काफ़ी इनलार्ज हो जाते हैं। और इनलार्ज होने के साथ साथ देखने को मिलता है कि जो व्यक्ति होता है, जो पर्सन होता है, वो क्या होता है, उसका जो फेस का अपीयरेंस होता है वो जस्ट लाइक गोरिल्ला की तरह से देखने को मिला। तो ग्रोथ हार्मोन्स की वजह से अपने को 4 डिसऑर्डर्स याद रखने हैं, एक हाइपोसिक्रेशन, एक हाइपर सिक्रेशंस की वजह से, जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में सारी चीज़ों को डिस्कस कर दिया था। इसीलिए मैंने आपको एक प्रीवियसली जो जितना भी पढ़ाया उसका एक आपको रिव्यू दे दिया। अब हम लोग दूसरे हार्मोन्स को डिस्कस करते हैं। जो हमारा हार्मोन्स क्या होता था, जिसको हम लोग नाम देते थे दूसरे हार्मोन्स को, जो हमारा होता था TSH, जिसको हम लोग थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स बोलते थे, कि हमारा दूसरा हार्मोन जो होता है वो कौन सा होता है, वो थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होता है। तो डेफिनेटली अगर हम लोग थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स की बात करते हैं तो ये मेनली किसको लीड करता है, ये थायरॉयड ग्लैंड को लीड करता है। जैसे अगर हम लोग एक सीक्वेंस में लिख दें, TSH हार्मोन्स हो गया, ACTH हो गया, चौथे की बात कर लें FSH हो गया, पाँचवें की बात कर लें LH हो गया, छठे की बात कर लें PRL हो गया, और सातवें की बात कर लें MSH हो गया। तो ना तो इससे कोई डिसऑर्डर्स हो रहा, ना तो इससे हो रहा, ना तो इससे हो रहा, ना तो इससे, ना तो इससे, किसी भी प्रकार का कोई भी जो डिसऑर्डर्स है वो नहीं हो रहा है। केवल MSH में आपको हाइपर और हाइपर सिक्रेशंस की वजह से देखने को मिलेगा कि स्किन की जो कलर होती है वो डार्क होती है, और साथ ही साथ देखने को मिलेगा कि जो स्किन की कलर होती है वो कैसी होती है, लाइट होती है। ये चीज़ जो होगी अपने को देखने को मिलेगी। तो TSH की बात कर लें कि TSH में क्या हो रहा है, तो TSH में क्या होता है, इट स्टिमुलेट थायरॉयड ग्लैंड। ये क्या करेगी, इट स्टिमुलेट थायरॉयड ग्लैंड। ये थायरॉयड ग्लैंड को क्या करेगी, स्टिमुलेट करेगी। और जब ये थायरॉयड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगी तब क्या होगा, फॉर द सिक्रीशन ऑफ थायरॉयड हार्मोन, फॉर द सिक्रीशन ऑफ थायरॉयड हार्मोन। तब यहाँ से क्या होगा, जो थायरॉयड हार्मोन्स होंगे वो क्या होंगे, यहाँ से रिलीज होंगे। बस सिंपल शब्द में कि जो हमारा थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होता है वो क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा थायरॉयड ग्लैंड को। अब जब थायरॉयड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा तो थायरॉयड ग्लैंड क्या करेगी, वो क्या करेगी, थायरॉयड हार्मोन्स को क्या करेगी, रिलीज करेगी। जो हमारे थायरॉयड हार्मोन्स होते हैं वो क्या होते हैं, जिसको हम लोग
थायरॉक्सिन हार्मोन्स का नाम देते हैं, तब वो क्या होगा, वो यहाँ से रिलीज होगा। अब हम लोग दूसरे की बात करें, ACTH की बात करें, तो ACTH का मतलब होता है एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। तो बिल्कुल सेम आप यही लिख सकते हैं, इट स्टिमुलेट एड्रीनल कार्टेक्स हार्मोन, एड्रीनल कार्टेक्स ग्लैंड, कि जो एड्रीनल कार्टेक्स ग्लैंड होती है, या सिंपल एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक का मतलब एड्रीनल कार्टेक्स वाली जो ग्लैंड, क्योंकि एड्रीनल जो ग्लैंड होती है वो क्या होती है, दो प्रकार की होती है। हम सिंपली केवल यही लिख देते हैं कि एड्रीनल ग्लैंड, कार्टेक्स नहीं लिखते हैं, थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, उसको हम लोग जब एड्रीनल ग्लैंड पढ़ेंगे तब पढ़ लेंगे। एड्रीनल ग्लैंड क्या होती है, इट स्टिमुलेट एड्रीनल ग्लैंड फॉर द सिक्रीशन ऑफ एड्रीनल हार्मोन, कि ये एड्रीनल हार्मोन्स के सिक्रेशंस के लिए क्या करती है, फिर यहाँ से क्या होंगे, हमारे जो हार्मोन्स होंगे वो रिलीज होंगे। अब ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया, एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स हो गया। अब जो FSH हार्मोन और जो LH हार्मोन्स होते हैं, ये दोनों कैसे होते हैं, सिनर्जिज्म होते हैं। अगर आप याद करिए, जब मैंने आपको सिनर्जिज्म बताया था, तो सिनर्जिज्म में मैंने आपको बताया था कि ये एक ऐसा हार्मोन्स होता है कि जो कि क्या होते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ रेगुलेट करते हैं और दोनों एक दूसरे की प्रॉपर्टीज़ को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो ये दोनों के दोनों कैसे हार्मोन्स होते हैं, ये दोनों के दोनों सिनर्जिज्म हार्मोन्स होते हैं। पहली बात तो ये हो गई, ये दोनों कैसे हार्मोन्स हो गए, ये दोनों सिनर्जिज्म हार्मोन्स हो गए, सिनर्जिज्म हार्मोन्स हो गए। अब जो हमारा FSH होता है, जो LH होता है, ये दोनों क्या होते हैं, मेल एंड फीमेल्स बॉडी को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो अगर हम लोग सबसे पहले FSH की बात करेंगे, तो FSH में भी क्या होगा, इन मेल में देखेंगे, पहला इन मेल में देखेंगे, दूसरी बात जो देखेंगे वो किस में देखेंगे, इन फीमेल में देखेंगे। अब जब मेल में और फीमेल्स में यहाँ पर देखेंगे, तो नॉर्मली हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो हमारा FSH हार्मोन्स होता है, जो कि हमारा कैसा होता है, LH हार्मोन्स होता है, जो FSH हार्मोन्स होता है, अगर मेल की बात करेंगे तो मेल की बॉडी में क्या करेगा, ये स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। और जब फीमेल की बात करेंगे तो फीमेल की बॉडी में क्या करता है, वो अपने को देखने को मिलता है कि जो फीमेल की बॉडी होती हैं वहाँ पर क्या करेगा, ये oogenesis की प्रोसेस को क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। तो यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं कि जो हमारा FSH होता है वो किसके लिए, FSH जो होता है मेल की बॉडी के लिए किसके होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। और दूसरा यहाँ पर कह सकते हैं ये किसके लिए होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर oogenesis। ये किसके लिए होता है, oogenesis के लिए होता है। यहाँ से क्या होता है, प्रोड्यूस स्पर्म, और यहाँ से क्या होता है, प्रोड्यूस ओवा। बस सिंपल टर्म में इतना लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ग्राफियन फॉलिकल सेल्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, ओवा को, ग्राफियन फॉलिकल सेल्स रैप्चर होती हैं, रैप्चर होने के बाद क्या होता है, वो ओवा को क्या करती है, मेंटेन करती है। फिर ओवा डिस्चार्ज होता है, फिर उसके बाद जो हिस्ट्री होती है वो चलती है। जब हम लोग डिस्कस करेंगे पूरा का पूरा इस गैमेटोजेनेसिस में, oogenesis के बारे में, तब हम लोग वहाँ पर पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे। अगला जो होता है वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स होता है। अब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स भी बिल्कुल सिमिलर ही बोल सकते हैं कि यहाँ पर ऐसे ही कुछ यहाँ पर, क्योंकि ये भी क्या होता है, इसमें भी मेल और फीमेल दोनों के दोनों होते हैं। तो मेल की बॉडी में क्या करता है, ये मेल हार्मोन्स को बनाएगा, फीमेल की बॉडी में क्या करेगा, फीमेल्स की हार्मोन्स को बनाएगा। तो पहले आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम आपको बताते हैं कि इनके इसमें जो LH होता है वो क्या होता है। TSH आपको समझ में आया होगा, केवल ये याद रखना, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा। एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक ये एड्रीनल ग्लैंड को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। FSH और जो LH होगा वो मेल एंड फीमेल जो हमारे गैमिट होते हैं उनको क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग LH हार्मोन्स को डिस्कस करते हैं। आई होप तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग जो दूसरा हार्मोन्स डिस्कस करते हैं वो हमारा कौन सा होता है, LH हार्मोन्स होता है। कि LH हार्मोन्स क्या होते हैं। अब हम लोग अगर LH हार्मोन्स की बात करें कि LH हार्मोन्स क्या हैं, तो जो हमारा
पहला हो गया ग्रोथ हार्मोन, दूसरा जो हो गया थायराइड हार्मोन्स हो गया, तीसरा जो हो गया एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स हो गया, चौथा जो हो गया फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स हो गया। अब पाँचवें की जब हम लोग बात करते हैं तो पाँचवा जो हार्मोन्स हो गया वो कौन सा हार्मोन हो गया, वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स हो गया। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स क्या करता है, ये अपने को देखने को मिलता है कि इन फीमेल की बॉडी में क्या करता है, वो ओवल्यूशंस की प्रोसेस को क्या करता है, विगेंस करता है। इट मीन्स हम लोग कह सकते हैं इन फीमेल ovulation take place in the help of LH। कि जो ओवल्यूशन की प्रोसेस होती है वो क्या होती है, हम लोग कह सकते हैं कि फीमेल की बॉडी में जो ओवल्यूशन की प्रोसेस होती है वो क्या होती है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स की वजह से क्या होती है, टेक प्लेस होती है। दूसरी बात यहाँ पर लिख सकते हैं कि इन मेल में क्या करता है, अपने को देखने को मिलता है इट स्टिमुलेट द एंड्रोजन हार्मोन। कि जो एंड्रोजन हार्मोन्स होता है उस एंड्रोजन हार्मोन को क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है। इट मीन्स एंड्रोजन हार्मोन्स का मतलब हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं ये क्या करता है, जो मेल हार्मोन्स होते हैं उनको स्टिमुलेट करेगा। और जब मेल हार्मोन्स की बात आएगी तो मेल हार्मोन्स में जो सबसे चीफ हार्मोन्स होता है उसको टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स बोलते हैं। कि जो हार्मोन्स होता है वो टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स होता है। दूसरा जो इसका हार्मोन्स होता है वो होता है डिहाइड्रो ईपी एंडो टेस्टोस्टेरॉन। दूसरा हार्मोन्स होता है उसको हम लोग नाम देते हैं डिहाइड्रो ईपी एंडो टेस्टोस्टेरॉन बोलते हैं। जो छठा होता है उसको हम लोग नाम देते हैं PRL। ये लैक्टोजेनिक हार्मोन्स होता है जिसको हम लोग प्रोलैक्टिन हार्मोन्स का नाम देते हैं। ये क्या करता है, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी टाइम में क्या करता है कि ये क्या होता है कि ये जो हार्मोन्स होता है ये क्या होता है, स्टिमुलेट होता है। और जब चाइल्ड का बर्थ हो जाता है तो चाइल्ड के बर्थ के बाद में क्या होता है कि फीमेल की बॉडी से क्या होता है, जो मिल्क होता है वो क्या होता है, सिक्रीट होने लगता है। तो ये क्या होता है, ये हार्मोन जो होता है वो प्रोलैक्टिन हार्मोन्स होता है, जो कि क्या करता है, मेमोरी ग्लैंड को क्या करता है, ये स्टिमुलेट करने का काम करेगा। तो सिंपल वर्ड में अगर हम लोग कहना चाहें तो ये कह सकते हैं इन फीमेल, ये फीमेल की बॉडी में होगा क्योंकि प्रोलैक्टिन हार्मोन मेनली जो होगा वो फीमेल की बॉडी में देखने को मिलेगा। तो इन फीमेल क्या करता है, ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड। कि इन फीमेल की बॉडी में क्या करता है, इन फीमेल ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पीरियड। कि ये प्रेगनेंसी पीरियड में क्या करता है, ये जो हमारा हार्मोन्स होता है ये क्या होता है, ये एक्टिवेट होता है और फिर क्या करता है, ये मेमोरी ग्लैंड की क्या करता है, ग्रोथ करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, दूसरा पॉइंट क्या देखने को मिलता है, लैक्टेशन ऑफ मिल्क सिक्रीशन। यहाँ से क्या होता है, लैक्टेशन जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है। अगर यहाँ से लैक्टेशन स्टार्ट हो गया तो इसका मतलब आप मिल्क सिक्रीशन यहाँ से क्या होता है, मिल्क सिक्रीशन होने लगता है। वो भी कब, आफ्टर चाइल्ड बर्थ, बच्चे के जन्म के बाद, चाइल्ड बर्थ, जब बच्चा जन्म ले लेता है उसके बाद क्या होता है कि फीमेल की बॉडी से क्या होता है, जो ये हार्मोन्स होता है वो क्या होता है, सिक्रीट होने लगता है। तो अगला हो गया ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स हो गया, अगला क्या हो गया हमारा, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स हो गया। तो ये हमारे दो तरह के हार्मोन्स हो गए। एक लास्ट अपना हार्मोन्स बचा हुआ जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेलानोस्टिमुलेटिंग हार्मोन्स बोलते हैं। तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग इसको अगले हार्मोन्स को पढ़ लेते हैं। जो हमारा हार्मोन्स कौन सा होता है, मेलानोस्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। आई होप आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लिए होंगे। अब जब हम लोग मेलानोस्टिमुलेटिंग हार्मोन्स की बात करते हैं, ये बहुत ही सिंपल है कि इसलिए क्योंकि जो मेलानोस्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होता है ये क्या होता है, ये कलर के लिए जाना जाता है। जैसे बहुत लोग होते हैं गोरे हो जाते हैं, बहुत लोग क्या हो जाते हैं, थोड़ा सांवले हो जाते हैं। तो जिनमें
ज़्यादा मेलानिन की सिंथेसिस होने लगती है, किसी में क्या होती है लेस मेलानिन की सिंथेसिस होती है। तो जब हमको देखने को मिलता है कि लेस मेलानिन की सिंथेसिस होती है तो उसमें जो हमारी स्किन का कलर होता है वो लाइट हो जाता है, और जब हमारी स्किन में हमारी बॉडी में क्या होता है ज़्यादा मेलानिन की सिंथेसिस होती है, तो ज़्यादा मेलानिन की सिंथेसिस होने की वजह से क्या होता है हमारी जो बॉडी होती है वो कैसी हो जाती है, वो डार्कर हो जाती है। तो जो हमारा लास्ट हार्मोन्स है जिसको हम लोग MSH बोलते हैं, और MSH का मतलब क्या होता है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होता है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट ये हो गया है किसके लिए होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर मेलानिन सिंथेसिस। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल्स होता है मेलानिन सिंथेसिस के लिए क्या होता है ये रिस्पॉन्सिबल्स होता है, मतलब यहाँ से क्या होता है मेलानिन की सिंथेसिस होती है। अब यहाँ पर पहला पॉइंट हो गया इफ़ अगर मेलानिन का जो सिंथेसिस है इट मीन्स हम लोग ये कह सकते हैं इफ़ MSH सेक्रेट लो अमाउंट, यदि जो हमारा MSH है इसका जो सिक्रीशंस है वो लो अमाउंट में हो रहा है। तो लो अमाउंट में होगा तो इसका मतलब जब कम होगा तो इसका मतलब यहाँ पर लेस मेलानिन सिंथेसिस होगी, मतलब यहाँ पर फिर जो मेलानिन की सिंथेसिस होगी वो कम होगी, और जब कम होगी तो इसका मतलब क्या देखने को मिलेगा मेक स्किन कलर, मतलब यहाँ पर क्या होगा मेक स्किन कलर लाइटर, जिससे जो व्यक्ति होगा उसकी स्किन का जो कलर होगा वो थोड़ा सा लाइटर रहेगा, मतलब वो थोड़ा सा सांवला नहीं रहेगा, थोड़ा सा उसके अंदर गोरापन देखने को मिलेगा। दूसरी बात यहाँ पर देखने को मिलेगी इफ़ MSH सीक्रेट लो नहीं, यहाँ पर क्या होगा हाई अमाउंट, यदि जो हमारा MSH है उसका सिक्रेशन क्या हो रहा है ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब भी कैसा हो गया ये देखने को मिला हाइपोसिक्रीशन, ये हाइपोसिक्रीशंस है। लेकिन यहाँ पर ये कैसा हो गया ये देखने को मिल गया हाइपर सिक्रीशन, कि ये हाइपर सिक्रीशंस है। अगर ये हाइपर सिक्रीशंस होगा तो यहाँ पर क्या हो रहा है लेस मेलानिन सिंथेसिस होगी, तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा मोर मेलानिन सिंथेसिस। यहाँ पर देखने को मिलेगा कि यहाँ पर मेलानिन की सिंथेसिस क्या होगी ज़्यादा होगी, और जब ज़्यादा होगी तो यहाँ पर मेक स्किन कलर लाइटर, यहाँ पर लाइटर था तो यहाँ पर कैसा हो जाएगा मेक स्किन कलर डार्कर, यहाँ पर जो व्यक्ति होगा उसके स्किन का जो कलर होगा वो कैसा हो जाएगा वो डार्कर हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा आपका क्या हो गया MSH हार्मोन्स हो गया। आई होप आप लोगों को पूरा का पूरा जो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से जो हमारे 7 टाइप्स के हार्मोन्स थे वो हम लोगों ने सारे के सारे पढ़ लिए। एक ख़ास बात ये भी होती है कि जो हमारा MSH हार्मोन्स होता है वो देखने को मिलता है तो रिस्पॉन्सिबल जो सिक्रीटेड होता है वो कहाँ से सिक्रीटेड कहाँ से होता है बाई मिडिल लोब ऑफ पिट्यूटरी, कि जो पिट्यूटरी का मिडिल लोब होता है वो यहाँ से क्या होता है सिक्रीट होता है, और जो पिट्यूटरी का मिडिल लोब होता है उसी को पार्स इंटरमीडिया बोलते हैं। और मैंने आपको बताया था कि जो हमारा ये पार्स इंटरमीडिया था, ये पार्स इंटरमीडिया कैसा था, तो मैंने आपको बताया कि ये कैसा है, ये एक वेस्टिजियल पार्ट है, मतलब एक अवशेषी पार्ट के रूप में क्या होता है ये जाना जाता है। ये तो था पूरा का पूरा आपके सारे हार्मोन्स के बारे में। तो आज के सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं, और इसका एक पार्ट आपको और बनाना पड़ेगा जो कि हमारा पार्ट 3 होगा, जिसमें हम लोग पूरे के पूरे जो पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी होती है उस पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी के जो हमारे हार्मोन्स होते हैं, जो हमारा कौन सा होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स होता है, जो अगला होता है वो हमारा कौन सा होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स होता है। तो इन दोनों हार्मोन्स को हम लोग अगले सेशन में क्या करेंगे, अगले लेक्चर्स में हम आपको बताएंगे। तो आज के लेक्चर्स में इतना ही, जो कि आप लोगों का पिट्यूटरी ग्लैंड काफ़ी बड़ा हो गया इसलिए क्योंकि इसमें इतने सारे हार्मोन्स थे, सारे हार्मोन्स को एक साथ पढ़ा देते तो भी जो लेक्चर्स होता वो काफ़ी बड़ा हो जाता। तो इसीलिए मैंने ये लगा कि मुझे इस लेक्चर को थोड़ा सा कम करना चाहिए, तो इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा लिया। तो आप लोग इस सेशन को देखिए, और सेशन को देखने के साथ ही साथ आप अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, और साथ ही साथ ये बताइए कि जो हमारा ये प्लेटफॉर्म्स है बायोलॉजी विद डॉक्टर सलीम्स,
ठीक है। इस प्लेटफॉर्म्स में आपको सारी चीज़ें जो हैं वो बेहतर और अच्छी तरह से बताई जाएंगी। इसमें कंटेंट एंड क्वालिटी के साथ में किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं होगा। हम आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देंगे और साथ ही साथ हम आपके लिए उतनी मेहनत भी करते हैं। जो मैं आपको हैंड रिटन के फॉर्म्स में जो आपको नोट्स प्रोवाइड करता हूँ वो काफ़ी आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड होता है। उसमें सारी आप लोगों ने अगर देखा भी होगा तो ऑलमोस्ट मैंने 4 लेक्चर्स को उसमें दिया है और 4 लेक्चर्स में मैंने हाइपोथैलेमस तक आपको पूरा का पूरा उसमें पढ़ाया हुआ है। तो आप लोग उसको देखिए भी और देखने के साथ साथ उसमें देखिए कि जितने भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो मैंने आपको दिया हुआ है। तो आप इसको शेयर भी करिए, सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ लाइक भी करिए और अपने वैल्यूएबल्स कमेंट भी साथ ही साथ देते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।